जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, यूनिट 7 जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें हमने आपका जो दो पार्ट है जिसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस है और सेकंड आपका है इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड देयर अचीवमेंट्स, सैटेलाइट्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। करीब 16 वीडियो जो उसके आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके उसे ज़रूर देखिएगा बेहतरीन तरीके से, और पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो को कवर किया गया है। आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उससे छूटने वाला नहीं है। अभी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपका इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, यूनिट 7 का ये पार्ट है। तो इसमें जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ जो पहले से आपको की जा चुकी है कि आपका प्रीलिम्स और मेंस का जो भी प्रिपरेशन मेंस की होती है वो अलग नहीं होती है, ठीक है। दोनों की प्रिपरेशन सेम ही होती है। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के ऑब्जेक्टिव देके चले जाएंगे। आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और वही थ्योरी आप यूटिलाइज कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। तो मेरे वीडियो जो होंगे वो ऐसे होंगे कि आपके प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की प्रिपरेशन आपके साथ में हो जाएगी। नाम इसका यूनिट 7 दिया गया है क्योंकि इसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में रख के बनाया जा रहा है, बट इससे ही मेंस की तैयारी आपकी होने वाली है। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा पुराने जितने वीडियो जाकर उसे जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर करने की आप कोशिश कीजिए, जिससे जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं और जिन्हें इन तरह की वीडियो की जरूरत है उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि इकोलॉजी क्या है, ठीक है। व्हाट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इसके लिए हम बहुत सिंपल से समझने की कोशिश करेंगे और ध्यान से समझिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सारा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आप अगर अभी तक पढ़ते हो आपको डिफिकल्ट लगता हो, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये हमारी डेली रूटीन लाइफ से ही रिलेटेड है, ठीक है। कुछ टर्म्स होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा एग्जाम में जो आते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको चीज़ें बस समझनी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए स्लाइड जो होंगी इंग्लिश में ही रहती हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा सा स्लाइड बनाना टफ हो जाता है। तो स्लाइड इंग्लिश में रहती है बट उसको मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ आपको, तो आपका दोनों काम हो जाता है, इंग्लिश में हो जाती है और हिंदी में हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले, एवरीथिंग दैट ए मैन नीड्स कम्स फ्रॉम हिज सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जैसे फूड हो गया, फ्यूल हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, एनर्जी हो गया। इट इज द सेम फॉर अदर लिविंग बींग्स। ये कहने का इसका मतलब है कि मैन, ठीक है, ह्यूमन बींग की बात करा। मैन मतलब आप लिटरल मैन मीनिंग मत लीजिएगा, ह्यूमन बींग की बात करा। मैन, वुमेन और चाइल्ड जितने भी लोग हैं उनके लिए जितनी भी जरूरी चीज है वो कहाँ से आती है? वो आप आती है जो चीज आपको घेरे हुई है एनवायरनमेंट में। जैसे आपको फूड, खाना कहाँ से आता है आपका? आप जो खेती करते हैं उससे खाना आता है, जो आपके पेड़ में फल लगते हैं उनसे खाना आता है। उसके अलावा फ्यूल, फ्यूल भी इसी तरह से आता है। नेचर में जो आपके माइंस होती है जिनके अंदर दब चुके हैं बहुत सालों पहले, पेड़ पौधे दब चुके हैं बहुत साल पहले, फॉसिल दब चुके हैं, तो उसी से फ्यूल आता है। वाटर आपका नदी होती है, इसके अलावा तालाब होते हैं, ओशियन होता है, वहीं से आपको वाटर मिलता है। शेल्टर, रहने की जगह कहाँ से मिलती है? आप जो चीज़ लेते हैं उसी से आप बनाते हैं, ठीक है। आपका जो भी केमिकल्स आता है ईंट बनाने के लिए, या जो भी केमिकल्स आता है आपका सीमेंट बनाने के लिए, कहाँ से आता है? आपका माइंस से ही आता है। तो ये भी आपको यही से मिल रहा है। उसके अलावा एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में आपका सन रेज आपकी कहाँ वहीं से आ रही है। इसके अलावा जो आपकी कह दें कि वाटर एनर्जी जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, कहाँ से आ रही है? वहीं से आ रही है। हवा, वायु, प्राण वायु कहाँ से? सब जो है एनवायरनमेंट से ही आ रही है। तो इसीलिए सबके लिए मतलब और भी जो लिविंग बींग्स, और भी जितने भी जानवर हैं, छोटे मोटे जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, उनके लिए भी उनके एनवायरनमेंट से ही चीज़ें ली जाती हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट ही वो चीज़ है अल्टीमेट चीज जिससे हमें रहने और जीने की सारी ज़रूरतें हमारी पूरी होती हैं। बट मैन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू क्वेंच हिज थ्रस्ट एक्सप्लॉइट नेचर सो मच दैट नाउ द एनवायरनमेंट इज नॉट एबल टू रीच होम्योस्टैटिस। देखिए एक वर्ड यहाँ पे जो है होम्योस्टैटिस, इनके कहने का मतलब है कि लेकिन इंसान ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, इंसान इतना लालची होता है और इतना उसने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट को, प्रकृति को ही उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा उससे दोहन करने लगा, जिससे क्या हुआ कि इन्वायरमेंट का जो मेन फंडा होता है होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैटिस का मतलब होता है, होम्योस्टैटिस द टेंडेंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ऑटो रेगुलेट एंड मेंटेन्स इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट इन द स्टेबल स्टेट। ये मतलब है जैसे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक चेंज होता है, आपको पता है, ठंड बढ़ती है, ठीक है, और या गर्मी बढ़ती है, इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर आपका ऑटोमेटिक चेंज होता है। इसके अलावा आपका जो भी बॉडी के अंदर आपका ब्लड है, ब्लड लेवल है,
शुगर लेवल है, ये सब कैसे ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, इसको आप तो कंट्रोल नहीं करते, ये इनर वे में ही कंट्रोल होता है। बट क्या होता है कि आप जब इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर देते हैं, चीज़ों को जब आप मेंटेन करके नहीं रहते हैं, तो आपके अंदर जो भी चेंज होता है वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से चेंज होना चाहिए। उसी स्थिति को हम लोग होम्योस्टेटिस वो आइडियल कंडीशन है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए अगर उसे किसी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जैसे बड़े बड़े जानवर होते हैं, जो जो जानवर आपके रहते हैं, आपके स्नो एरिया में रहते हैं, उनके ज़्यादा बाल होते हैं, ठीक है, जिससे वो ठंड को रोक पाते हैं। ठीक है, और इवन जो लोग जैसे आपके अफ्रीकन साइड रहते हैं, उनका कलर काला होता है, ठीक है, जिससे आपको उनको जो सन रेज मिलती है उससे उनका प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ प्रकृति नहीं बनाई है, बट हम क्या करते हैं, इसका दोहन करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ सब असंतुलित हो जाती हैं और वो होम्योस्टैटिक स्टेट में नहीं रह पाती। तो एक वर्ड आपको ये टर्म याद रखना है, ठीक है, होम्योस्टैटिक टर्म याद रखना है। कुछ नहीं होता है, होम्योस्टैटिक इज द टेंडेंसी। ऑर्गेनिज्म का मतलब आप समझ लीजिए कुछ भी चीज़, जो भी जीवित चीज़ है वो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जैसे कि आप ह्यूमन बींग, जानवर, पौधे, सब ऑर्गेनिज्म में ही आएगा। तो उसके जिंदा रहने के लिए जो ऑटो रेगुलेशन और मेंटेन करने के एनवायरनमेंट में रहने के लिए जो भी कंडीशन है, ठीक है, वो अगर आइडियल कंडीशन में रहे तो उनको होम्योस्टैटिस कहते हैं। बट क्या होता है कि आपने प्रकृति का दोहन किया, एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ की, तो ये जो होती है चीज़ें अनस्टेबल हो जाती हैं और हमें दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इतना बस समझने के लिए, चीज़ों को दिमाग में बैठाने के लिए है, इतना रटने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ कही जाएंगी आपको उतना ही सिर्फ रटना है। होम्योस्टैटिस की डिफिनेशन आपको रटनी है, क्योंकि आप ऐसे लिखते हैं उसमें भी आपके यूज आ जाएगा। उसके अलावा आपका जो पेपर होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी इसमें पार्ट है, तो उसमें भी आपको लिखने के लिए काम आएगा। चलिए, देयर इज वाइड स्प्रेड डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट, एक्सटेंशन ऑफ द एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, लॉस ऑफ फॉरेस्ट और पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सराउंड्स। ये साउंड्स देखिए क्या बोल रहा है कि बहुत सारा चीज़ों को हम लोगों ने डिग्रेड कर दिया। डिग्रेड मतलब नीचे कर दिया, उस चीज़ों को खत्म किया। जैसे इन्वायरमेंट को हमने खत्म किया, लकड़ी काट ली हमने, ठीक है, माइंस से हमने जमीन के अंदर दोहन करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, इसके अलावा पानी को हमने पॉल्यूट कर दिया है। तो एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को मारने लगे हैं या उनके लिए ऐसी कंडीशन बना दी है कि उनको मरना पड़ रहा है। प्लांट स्पीसीज धीरे धीरे खत्म हो रही है। पहले के जमाने में कितने प्लांट्स हुआ करते थे, लेकिन आजकल हमें क्या करना है, हमें इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है, तो क्या करते हैं, हम प्लांट्स काट देते हैं। तो उसी तरह से प्लांट स्पीसीज खत्म हो रही है, पोल्यूशन की वजह से खत्म हो रही है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, क्योंकि आपका एक तो आग लग रही है, जो ठीक है, वाइल्ड फायर, जो फायर होता है, आग लग रही है, लोग उसको खनन कर रहे हैं फॉरेस्ट में, वहाँ पे पेड़ पौधों को काट के बेच ले रहे हैं, ठीक है, तस्करी कर रहे हैं, तो लॉस ऑफ फॉरेस्ट भी हो रहा है। पोल्यूशन ऑफ एयर हो रहा है, आपका जितनी भी चिमनियाँ होती हैं आपकी इंडस्ट्री की या फैक्ट्री की, उससे पोल्यूशन हो रहा है। वाटर गंदा हो रहा है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ हो रही हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान कर रही हैं। ऑल दिस हैड बीन डन विदाउट द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑनर। ये हम इसका कॉन्सिक्वेंस मतलब इसका हम नतीजा नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ हम ये करते जा रहे हैं अपने फायदे के लिए। इसका लॉन्ग टर्म में क्या नतीजा होने वाला है इसका हमें कुछ भी पता नहीं, सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए हम ये चीज़ें करते जा रहे हैं। दस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंट बिफोर वी मेक फर्दर डैमेज टू द। इसलिए हमें एनवायरमेंट को जानना हमें किस लिए जरूरी है, इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम जो कुछ बिना जाने हुए, बिना नतीजा जाने और हम इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसी चीज़ को, उसी की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए, जिससे हमारा फर्दर डैमेज ना हो अर्थ या एनवायरमेंट में, हमें इन्वायरमेंट के बारे में जानना जरूरी है। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन टाइप था ये, ठीक है। अब अगर हम पढ़ें कि स्टडी ऑफ इकोलॉजी मतलब इकोलॉजी की जो पढ़ाई है, इन्वायरमेंट की जो पढ़ाई है, हमें किस तरह से यूजफुल, हमें किस तरह से काम मतलब हेल्प करती है। तो सबसे पहली बात करते हैं इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट की सुरक्षा में, ठीक है, आपका वातावरण की सुरक्षा में। बाय स्टडिंग इकोलॉजी द एम्फेसिस इज पुट ऑन हाउ ईच स्पीशीज नीड द अदर to peacefully coexistence. Lack of understanding ecology has led to degradation of land and environment which is home to other species, thus leading to extinction and endangerment of the species because of lack of knowledge. Dinosaur, mammoth, white shark, black rhinos, sperm whales ये सब खत्म हो गए। तो ये कह रहा है कि जब भी हम इकोलॉजी या एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कैसे आपका म्यूचुअल रिलेशन होता है दो लोगों के बीच में, कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधों की ज़रूरत है क्योंकि उसे खाना मिलता है। या आप नॉर्मल लीजिए, जो आपकी एल्गी होती है, ठीक है, जो आपकी क्या होती है, एल्गी होती हैं, जो आपकी या छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स, जो आपके छोटे छोटे पौधे जो पाए जाते हैं आपके, ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके समुद्र के अंदर पाए जाते हैं।
तो उनके जब उस पानी में बह के आपका फैक्ट्री का गंदा पानी जाता है, इन्वायरमेंट को गंदा कर देता है, तो वो मरने लगते हैं। तो इस तरह से हमें जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे दो जो आपके ऑर्गेनिज्म है, मतलब अर्थ में रहने वाले कैसे जो लोग हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पड़ेगा जिससे सब कुछ सर्वाइव कर पाए। को एग्जिस्टेंस पीसफुली, कैसे शांति से रहना पड़ेगा जिससे एक दूसरे के साथ सर्वाइव कर जाए, जिंदा रह सकें। अगर इसको हम समझेंगे नहीं और ऐसे लैंड को ख़त्म करते रहेंगे, ज़मीन को ख़त्म करते रहेंगे, इन्वायरमेंट को ख़त्म करते रहेंगे, तो ऐसे ही जैसे आपके डायनासोर जो थे पहले ख़त्म हो गए, ममोथ जो थे ख़त्म हो गए, व्हाइट शार्क करके एक शार्क हुआ करती थी वो भी ख़त्म हो गई, ब्लैक राइनोसेरस ख़त्म हो रहे हैं, स्पर्म वेल धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है हमारा। ये चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सब चीज़ को काटने से क्या चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं और क्या इनका दूर का नतीजा है। ठीक है। दूसरा, रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, तो देखिए ये आपका मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ इकोलॉजी हेल्प इन द फॉलोइंग वे, और आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को किस तरह से इफेक्ट करता है। अब हम बात करें रिसोर्स एलोकेशन की, तो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड टू शेयर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, मिनरल्स, स्पेस, एनवायरमेंट। लैक ऑफ इकोलॉजिकल नो हाउ has led to deprivation of the looting of these natural resources leading to scarcity as well as exploitation and competition। ये बोल रहा है कि रिसोर्स, भगवान ने या प्रकृति ने जो भी चीज़ हमें रिसोर्स के रूप में, रिसोर्स के रूप में मतलब जो जहाँ से हमें चीज़ें मिलती हैं, जैसे एयर हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। मिनरल्स ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। स्पेस, रहने के लिए जगह। इन्वायरमेंट, ठीक है, वातावरण, ये प्रकृति ने हमें दिया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जैसे हमने पेड़ काट दिया, ठीक है, सपोज किसी जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, सिंपल सोचिए 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और हर इंसान को करीब जो भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सपोज आप ऑक्सीजन को 2 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत लगभग हर इंसान को पड़ती है पूरे दिन में, तो टोटल दिन में 200 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और ये 200 लीटर जो ऑक्सीजन मिल रही थी, हमें करीब 100 पेड़ से मिल रही थी जो हमारे घर के आसपास थे। लेकिन अब हमने क्या किया? अब हमने इस पेड़ को काट के 50 कर दिया। इस पेड़ को हमने काट के क्या कर दिया? 50 कर दिया। ठीक है, तो 100 से 200 लीटर मिल रही, तो अब 50 से सिर्फ 100 लीटर हमको मिली। ठीक है, 50 से क्या मिली? हमें 100 लीटर ही मिली। और ये 100 लीटर अब 100 लोगों के लिए कम पड़ने लगेगी। ठीक है, कम पड़ने लगेगी। जब कम पड़ने लगेगी, लोग बीमार होने लगेंगे, मरने लगेंगे। तो उसी तरह और जानवरों के लिए भी है। हर चीज़ जो है प्रकृति ने एक हिसाब से दी है, उसको हम जब वो करने लगते हैं, उसका दोहन करने लगते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है? उससे उस चीज़ से डिप्राइव हो जाती है। डिप्राइव मतलब वो चीज़ उनके पास नहीं पहुंच पाती और धीरे धीरे ये चीज़ जो है ख़त्म होने लगती है। ठीक है, और इनका एक्सटेंशन हो जाता है, जैसे इतने जानवरों का हो गया है। ठीक है। थर्ड, अगर हम बात करें एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है आपका एनर्जी, ऊर्जा को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं, कंजर्व करके बचा के रख सकते हैं। तो ऑल स्पीसीज रिक्वायर्ड एनर्जी वेदर लाइट, रेडिएशन, न्यूट्रिशन। Poor understanding of ecology is seeing the destruction of the energy source, non-renewable source like coal, natural gas, and also pollutants, and destruction of ozone layer। तो ये बोल रहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपका इन चीज़ों का दोहन होगा, ऑयल का, कोल का, नेचुरल गैस का, क्योंकि हम इन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। आपका करीब 70% बिजली जो पैदा हो रही है ना, आपकी कोल से पैदा हो रही है। सोचिए, आपके पास इतना बड़ा सन है, सोलर सिस्टम है, सोलर एनर्जी है, बट आप 70% से ज़्यादा चीज़ें आप कोल से ले रहे हैं एनर्जी से। तो क्या होगा? धीरे धीरे ये चीज़ तो आपकी नॉन रिन्यूएबल है, मतलब ज़मीन के अंदर ये तो वो रिन्यू तो हो नहीं रही बार बार, जैसे आपका सन डेली निकल रहा है वैसा इसका आप दोहन करते रहेंगे। इनकी एक लिमिटेड मात्रा है। सपोज ऑयल की भी एक लिमिटेड मात्रा है, कितनी होगी? मिलियन टन होगी, बिलियन टन होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी जैसे जैसे आपकी पॉल्यूशन बढ़ती जाए, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और धीरे धीरे जिस तरह से आप पॉल्यूशन कर रहे हैं, आपकी ओजोन लेयर जो हमें सन के यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस से बचा रही थी, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और बाद में क्या होगा कि ये यूवी रेस जब अर्थ पे आएंगी तो हमें स्किन कैंसर होगा और हम धीरे धीरे खत्म होते रहेंगे। इसलिए हमें जरूरी है कि हमें इस इकोलॉजी एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। चौथी अगर बात करें तो इको फ्रेंडलीनेस, मतलब इकोलॉजी हेल्प टू अप्रिशिएट हार्मोनियस लिविंग अमंग द स्पीसीज, दिस विल इंश्योर द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज फॉलोड। मतलब ये बोल रहा है कि कैसे इको फ्रेंडशिप मतलब आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट के साथ कैसे दोस्ती करके रखना है। ठीक है, सबको एक साथ मिलकर कैसे जीना है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है।
अगर ये चीज़ हम नहीं जानेंगे तो नेचुरल ऑर्डर जो इंसान जो प्रकृति ने बनाया है कि सन से जो एनर्जी मिलेगी वो पौधों को मिलेगी, प्लांट्स को मिलेगी, प्लांट्स के बाद ये किसके बाद जाएगी, जो आपके हार्बीवोरस होते हैं, जो चीज़ें वेजिटेरियन जो होते हैं, जो लोग पेड़ पौधे खाते हैं, जानवर, ठीक है। फिर इससे जाएगी तो आपकी कार्निवोरस जो होते हैं, ठीक है, जो मांस खाते हैं, ठीक है। फिर इनसे जाएगी जो आपका डेट्रोवोरस होते हैं, ठीक है। जब ये मर जाएंगे तो आपका डेट्रोवोरस जो आपके वल्चर होते हैं, गिद्ध होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और फिर फाइनली ये चीज़ लौट के आपकी इधर ही आ जाएगी जी। तो एक सर्किल जो साइकिल बनाया गया वो डिस्टर्ब हो जाएगा और धीरे धीरे चीज़ें खत्म होने लगेंगी, ठीक है। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट आता है, इतना हमने समझ लिया कि हमें इकोलॉजी क्यों जानने की जरूरत है, इकोलॉजी पढ़ने की जरूरत है, क्यों इकोलॉजी अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजी रियलिटी में है क्या, ठीक है। व्हाट इज इकोलॉजी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के। इसका डेफिनेशन पूछा जाता है कई बार, तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी आपको लिखने को आता है। तो इकोलॉजी में बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। सिंपल अगर समझें तो ये एक स्टडी है, किस तरह की, एक साइंटिफिक स्टडी। हर चीज़ एक साइंटिफिक स्टडी होती है, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हर चीज़ एक साइंटिफिक स्टडी है। तो इकोलॉजी को डिफाइन किया जा सकता है कि एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें आप क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और आप और उनके जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उनके बीच का जो रिलेशन है उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। मतलब एक इंसान है, इंसान का मतलब मैं कह रहा हूँ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इंसान का मतलब मेरा ह्यूमन बींग्स है। तो एक ह्यूमन बींग आपका पेड़ पौधों के साथ किस तरह रिलेशनशिप में, पानी के साथ किस तरह रिलेशनशिप में, वहां रहने वाले जानवरों के साथ किस तरह से रिलेशनशिप में, यही रिलेशनशिप ही क्या कहलाता है, आपका इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट और इंसान, मतलब जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, और एक ऑर्गेनिज्म, हमने ह्यूमन का एग्जांपल सिर्फ नॉर्मली लिया है, कोई भी जिंदा चीज ऑर्गेनिज्म जो भी इस धरती पर रह रही है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह का रिलेशन रखना चाहिए उसको या रखेगी, उसी को इकोलॉजी कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये टर्म कहाँ से आया था, ये टर्म सबसे पहले 1869 में आया था, ठीक है। 1869 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई इंडिया की हिस्ट्री में, चलिए आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन बाय 1869 में एक टर्म कॉइन किया गया था जो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। आप इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको EH भी ध्यान रख सकते हैं, इन्वायरमेंट से ध्यान रख सकते हैं, ई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनका नाम अर्नस्ट हैकेल नाम था और इन्होंने ग्रीक वर्ड, ठीक है, 2 ग्रीक वर्डों को जोड़ के ये वर्ड बनाया था। पहला ग्रीक वर्ड था जिसका नाम था ओइकोस और दूसरा ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब था लोगोस, ठीक है। तो ओइकोस का मतलब होता है होम या स्टेट, ठीक है। ग्रीक वर्ड में ओइकोस का मतलब होता था होम या और स्टेट, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब किसी जगह, किसी घर, किसी रहने वाली चीजें जहां पे कोई चीज रह रही है उसकी स्टडी ही क्या कहलाती थी, हमें एनवायरनमेंट कहलाती थी, ठीक है। तो ये जर्मन वर्ड ग्रीक वर्ड से आया था और ओइकोस और इससे बना था। आप इसको लिख सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब इफेक्ट डालेगा आप अगर इसको मेंस में लिखेंगे। और इनका नाम आपको याद रखना है, जो बायोलॉजिस्ट थे अर्नस्ट हैकेल, बस इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना है। इकोलॉजी का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसके साथ जो भी रिलेशन रखता है उसकी स्टडी ही क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। The emphasis on the relationship between the organism and the component of environment, namely abiotic and biotic। तो ये बोल रहा है कि रिलेशनशिप जो आपका ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच जो रिलेशनशिप है, ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को हम 2 टाइप से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक हम कहते हैं अबायोटिक इन्वायरमेंट, एक बायोटिक। अबायोटिक और बायोटिक, अबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग, जो चीजें जिंदा नहीं है, और बायोटिक होता है जो चीजें जिंदा है, लिविंग, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो इट डील्स विद द वे इन विच द ऑर्गेनिज्म आर मोल्डेड बाय द एनवायरनमेंट, हाउ दे मेक यूज ऑफ एनवायरनमेंट रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइक्लिंग। ये आपका बताता है क्या कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो उसको किस तरह से मोल्ड किया गया अपने एनवायरनमेंट के साथ, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इस तरह से घुला मिला है कि वो अपने एनवायरनमेंट के रिसोर्स को किस तरह से यूज करेगा एनर्जी फ्लो में और मिनरल साइक्लिंग में, ठीक है। ये चीजें बाद में आएंगी, बट आपको समझना बस है कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगर हम पढ़ें तो
इकोलॉजी स्टार्ट कैसे हुई, ठीक है, व्हेन एंड हाउ द इकोलॉजी स्टार्ट। इकोलॉजी स्टार्ट कैसे हुई, इकोलॉजी के बारे में हमें पता चलना कब स्टार्ट हुआ, ये आधे ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। हमें लगता है इकोलॉजी जो 1869 में वर्ड कॉइन किया, लेकिन ये चीज़ें इसके पहले भी थी, इसके बारे में पढ़ाई नहीं की जा रही थी, खोज नहीं की जा रही थी, बस ये चीज़ें पहले से थी। तो द ग्रीस इकोलॉजी इज एन ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन आपका आया है, करीब आपका कहाँ से मानते हैं हम, करीब 2500 बीसी के आसपास या 2700 बीसी के आसपास से मानते हैं सिविलाइजेशन को, हड़प्पा को। तो इन प्रिमिटिव सोसाइटी एवरी इंडिविजुअल वाज रिक्वायर्ड टू हैव एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ हिज एनवायरनमेंट फॉर देयर सर्वाइवल, अबाउट द फोर्सेज ऑफ नेचर एंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड हिम। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पहले के ज़माने के जो लोग थे, वो लोग आपका पानी की पूजा किया करते थे, ठीक है, वाटर की पूजा किया करते थे, आपकी एयर की पूजा किया करते थे, इंद्र भगवान को पूजा किया करते थे। ये चीज़ हमने पढ़ी है, नेचुरल फोर्सेस की पूजा किया करते थे। तो इसलिए पूजा किया करते थे क्योंकि उन्हें इनका इंपॉर्टेंस पता था, और उन्हें पता था कि उनके जीने के लिए इनकी क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो यही बोल रहा है कि ये आज से नहीं है इकोलॉजी, इकोलॉजी आपका ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ है तब से है, क्योंकि वहां पे पहले जो लोग रहते थे, आपका जो प्रिमिटिव सोसाइटी, मतलब जो आदि मानव टाइप लोग रहते थे, या जो सिविलाइज्ड लोग धीरे धीरे आए थे, उन्हें अपने इन्वायरमेंट के बारे में कैसे नॉलेज था, उन्हें कैसे इन्वायरमेंट और में सर्वाइव करना है उन्हें पता था, उन्हें फोर्सेज ऑफ नेचर पता थे, उन्हें पता था कि बाढ़ आ सकती है, उन्हें पता था भूकंप आ सकता है, उन्हें पता था आग लग सकती है, उन्हें पता, सब पता था। और उसके बाद बात करें कि प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड हिम, और उन्हें पता था कि उनके आसपास क्या पौधे हैं, उनका उपयोग किस तरह। जैसे आप लोगों को पता होगा पहले के ज़माने में जो होता था आयुर्वेद, आयुर्वेद बहुत ज़्यादा फेमस था। तो आयुर्वेद क्या था, पहले के ज़माने में जो जड़ी बूटियाँ होती थी, प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में काफ़ी नॉलेज लोगों को होता था। आजकल वो चीज़ें खत्म हो रही हैं जब से एलोपैथी आ गया, लेकिन आप उनके प्लांट्स के बारे में, उन्हें एनिमल्स के बारे में, उन्होंने कुत्ता कैसे पाल लिया, सोचिए, कुत्ते को कब से, आपका करीब 2500 बीसी से पहले से कुत्ता पाला जा रहा है, ठीक है, कुत्ते को पाल लिया। इसके बाद उन्होंने क्या, उसके बाद उन्होंने आपके गधे को पाल लिया, ठीक है। बहुत सारे जानवर जो थे धीरे धीरे उनको पाला जाने लगा। कैसे, कि उनका क्या यूज करना है उन्हें पता। उन्होंने शेर को नहीं पाला, उन्हें पता था कि शेर को नहीं पाल सकते क्योंकि शेर उन्हें खा जाएगा, ठीक है, लेकिन उन्हें यह पता था कि कुत्ते को पाला जा सकता है क्योंकि कुत्ता उनकी काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद बैल उन्होंने पाला, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्हें मतलब ऐसा नहीं था कि इकोलॉजी आज से आई, इकोलॉजी बहुत पहले से आई, पढ़ना हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। द इंडियन क्लासिकल एंशियंट टेक्स्ट हैव रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। द एंशियंट वेदाज, संहिताज, ब्राह्मणाज एंड द अरक्याज उपनिषद कंटेन्स मेनी रेफरेंस टू इकोलॉजी कॉन्सेप्ट। ये जो आपके पहले के ज़माने में पुराण, जो आपका करीब आपका वैदिक पीरियड आपने पढ़ा होगा 1000 बीसी से जो करीब स्टार्ट हुआ था, उन 1000 बीसी में जो भी आपके वेदास लिखे गए, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अर्थवेद हो गया, डिफरेंट संहिता लिखी, चरक संहिता, चरक संहिता में आपके बारे में क्या लिखा गया है, चरक संहिता में आपके आयुर्वेद के बारे में लिखा गया। ब्रह्मनाज, ब्रह्मनाज मतलब जो आपको वेद लोगों को समझ में नहीं आते थे, उनको ब्राह्मण ने अपने शब्दों में लिख के समझाने की जो कोशिश की। अरंक्याज, अरंक्याज मतलब जंगल में बैठ के जो चीजें लिखी गई वो अरंक्याज थे। उपनिषद, उपनिषद वेद को छोटा छोटा करके छोटे पार्ट में लिखा गया, वो क्या था, उपनिषद। तो इस तरह से जो चीजें लिखी गई उसमें भी इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है। हाँ, उस वर्ड को इकोलॉजी नहीं कहा गया है, बट उन चीजों के बारे में बात की गई, उनमें पानी के बारे में बात की गई, बाढ़ के बारे में बात की गई, आयुर्वेद के बारे में बात की गई। ये हर चीज जो थी वो इकोलॉजी ही थी। चलिए, द इंडियन ट्रीटीज ऑन मेडिसिन, चरक संहिता एंड द सर्जिकल टेस्ट, जो आपका सुश्रुत संहिता। So the people during this period had a good understanding the knowledge of the plants and animal ecology। देखिए, जो मैंने चीज़ बताई वही सेम चीज़ आप लिखी हुई है कि आपकी चरक संहिता जो थी, ठीक है, इसमें आपका आयुर्वेद के बारे में लिखा गया था। सर्जिकल टेस्ट, सुश्रुत संहिता, जो आप लोग का आज कहते हैं आप लोग की ऑपरेशन होना स्टार्ट हुआ, वो ऑपरेशन आज से नहीं हो रहा है, वो आपका वैदिक टाइम से हो रहा है। सुश्रुत संहिता है, जो आपके वैद्य सुश्रुत थे उन्होंने सर्जरी करनी स्टार्ट करी थी बहुत पहले। तो वो बता रहा है कि आपको कैसे लोगों को पता था, प्लांट्स के बारे में पता था, एनिमल के बारे में, इकोलॉजी, तो यही चीज तो था, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या समझे कि वी केम टू नो दैट इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब जिंदा रहने वाले लोगों का उनके बीच का जो रिलेशन है और जिस एनवायरनमेंट में जो रह रहे हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वही इकोलॉजी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं एनवायरनमेंट क्या है। देखिए, हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट को एक चीज समझ लेते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, एक थिन लाइन है, ठीक है, उसको आपको समझना है। हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। अभी हमने बात की इकोलॉजी की। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरनमेंट, विच कंप्राइज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग
कंपोनेंट। देखिए उसमें क्या था, रिलेशनशिप को समझ रहे थे। इसमें कोई भी चीज जो हमें सराउंड कर रही है, जो हमें घेरे हुई है, वो क्या है, इन्वायरमेंट है। जैसे आपका हवा, एयर, ठीक है, वाटर, ठीक है, सोलर एनर्जी या सन, सब क्या है, ये सब एवरीथिंग इज इन्वायरमेंट। जो भी चीज हमारे किसी ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी जिंदा चीज है उसके लाइफ टाइम को इफेक्ट कर रही है या घेरे हुई है, उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। ये दो चीज से मिलकर बनता है, एक तो बनती है बायोटिक से और एक बनती है अबायोटिक कंपोनेंट से, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे अबायोटिक, नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वायरस टू मैन, मतलब इतने छोटे, आपका कोरोना वायरस आया, छोटी उसी की बात है, छोटे बहुत छोटा होता है, कितना ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है चीजों को। तो फ्रॉम वायरस टू मैन और आर ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट ऑफ फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड अर्निंग। कोई भी छोटा सा बड़ा चीज जो भी इस धरती में जिंदा है, वो किस पे डिपेंड करेगी, एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगी। किसके लिए, उसको खाने के लिए, उसको जीने के लिए, एनर्जी के लिए, पानी के लिए, ऑक्सीजन के लिए, रहने के लिए, सब चीज किस पे डिपेंड कर रही है, एनवायरमेंट पे ही डिपेंड कर रही है। उसके बाद बात करें, द एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज, अगर सिंपल आपको एक डेफिनेशन, क्योंकि इसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स और आपका मेंस के लिए, दोनों के लिए। तो एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द लिविंग, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ऑल इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। मतलब आप अगर समझें तो सब चीज़ को आप जोड़ दीजिए, जितने भी लिविंग चीज़ रह रही हैं, ठीक है, नॉन लिविंग चीज़ रह रही हैं, उनमें क्या इफेक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंसेस मतलब उनमें क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, और जो एक ऑर्गेनिज्म या धरती पर रहने वाले चीज को घेरे हुए हैं, वही आपका एनवायरनमेंट है। सिंपल आपको ये समझना है, तो इसको आप ध्यान रखिए। जो चीज मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट की, उसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का जानकारी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।